जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें उत्तराखंड का जो इतिहास है वो आपको पढ़ाया जाएगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसे मैं एक जो लिंकिंग पैटर्न है उसके द्वारा आपको पढ़ाऊँ। और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो लिंकिंग पैटर्न है हमारा वो क्या है। इसमें हम इसको एक जो जनरल हिस्ट्री है हमारी जो हमारे सारे एग्ज़ाम्स में आती है उसके साथ हम इसको लिंक करेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं और जो वीडियो रहेगा वो काफ़ी लेंदी नहीं रहेगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो कल का जो मेरा लेक्चर है वो आपने देख लेना है क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बता रखा है। एक बार हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट? तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि हमने बात करी थी कि जैसे कोई बड़ा एम्पायर होता है, अ, जब वो टूटता है, अब टूटने का रीज़न आप लोग को बता चुका हूँ कि वीक पड़ता है तो छोटे-छोटे किंगडम्स में बनता है। और हमें फिर ये दिखता है कि इन किंगडम्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम होता है, वो अपने नेबर वाले किंगडम पे अटैक करता है और उसको उस किंगडम को अपने किंगडम से मर्ज करता है। तो फिर हमें क्या मिलता है आफ्टर मर्जिंग, हमें एक बड़ा एम्पायर दिखता है, राइट? तो ये एक लूप तरह एक एक ये लूप हमें दिखता है, ठीक है? तो यहीं से हमने देखा था कि अगर हम बात करें 11th सेंचुरी की, तो 11th सेंचुरी में हमें दिखता है एक कत्यूरी डायनेस्टी है, कत्यूरी डायनेस्टी, उसका डाउनफॉल हमें दिखता है। फिर हमें दिखता है कि अगर कत्यूरी का डाउनफॉल होता है, तो हमें दिखता है कि एक नया वंश हमें कुमाऊँ में दिखेगा क्योंकि जो एरिया है, वो कुमाऊँ का है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ उत्तराखंड जो है वो 2 मंडल में डिवाइड है, कुमाऊँ और गढ़वाल। फिलहाल हम कुमाऊँ की बात कर रहे हैं। तो कुमाऊँ में जो नया वंश आता है कत्यूरी के बाद वो है चंद वंश, चंद डायनेस्टी, राइट? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चंद डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत जो है वो 11th सेंचुरी से हुई है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब 11th सेंचुरी में जो चंद डायनेस्टी है, जब वो पावर पे आई है कुमाऊँ वाले एरिया पे, जिसकी शुरुआत हमें चंपावत से हमें दिखती है। आज के समय पर चंपावत एक जनपद है उत्तराखंड का, तो चंपावत से हमें दिखती है। तो हमें ये भी मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, यानी कि 1556 में अगर आप 7 साल जोड़ देते हैं, तो आपको मिलता है 1563। तो 1563 में जो राजधानी है, जो कैपिटल है चंद शासकों की, जो पहले चंपावत थी, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा एक काफ़ी सेंटर पे है। उसके बाद इनका जो साम्राज्य है काफ़ी एक्सपेंड हुआ था। तो ये बात याद रखिएगा कि अल्मोड़ा को कैपिटल कब बनाया गया? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के 7 वर्षों के बाद। तो यहाँ से हमें दिखा कि हमने ये डिस्कस किया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो चंद डायनेस्टी पावर में आ चुकी थी, फिर भी हमें कत्यूरी जो हैं वो दिखे चंद एम्पायर के अंडर 2 पॉकेट में, यानी कि 2 क्षेत्रों में। वो 2 पॉकेट क्या थे आपके? एक था आपका पाली, जो रानीखेत के करीब एरिया है। पाली भाषा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पाली एक क्षेत्र है जो रानीखेत के करीब है। और एक मैंने आपको बताया था जो एरिया आपका डोटी सेरा वाला एरिया है। डोटी सेरा वाला एरिया मतलब जहाँ पर ये जो नेपाल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, वहाँ पर ये पाया जाता है, पिथौरागढ़ जनपद पर। तो वहाँ पर जो कत्यूरी शासक थे, कत्यूरी वंशज थे, उनको रैकास कहा गया था। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो आइए आज हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो ये कुछ रिवीजन था जो आप लोगों ने करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें दिखता है सबसे पहले आज हम राजा सोमचंद की बात करेंगे। तो यहाँ से याद रखेंगे कि राजा सोमचंद का नाम आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो चंद वंश है उसको स्टैब्लिश करने वाले, उसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो राजा सोमचंद। देखिए अलग-अलग जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने अलग-अलग बातें बोली हैं, परंतु सबसे ऑथेंटिक जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि जो राजा सोमचंद हैं वो ही हैं चंद डायनेस्टी के फाउंडर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज़ द फाउंडर ऑफ चंद डायनेस्टी, तो आपने कहना है राजा सोमचंद। और राजा सोमचंद जो हैं असल में ये कुमाऊँ क्षेत्र के नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्र के नहीं थे, ये इलाहाबाद से बिलॉन्ग करते थे। इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है झूसी, वहाँ से ये बिलॉन्ग करते थे। ये शिकार करने के लिए ये हिमालय क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड का जो कुमाऊनी क्षेत्र है, वहाँ ये आए थे। तो यहीं पर हमें दिखता है कि स्टोरी आगे ये है कि इनकी वीरता और कौशलता से काफ़ी प्रभावित होते हैं कौन? राजा ब्रह्मदेव। और राजा ब्रह्मदेव ये किस वंश के हैं? ये कत्यूरी वंश के हैं, ठीक है? तो काफ़ी प्रभावित होते हैं और अपनी पुत्री यानी कि राजा ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह
राजा सोमचंद से कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि राजा सोमचंद जो हैं वो एक कत्यूरी वंशज हैं, ठीक है? और कुमाऊँ पे पहले इन्हीं का आधिपत्य था, यानी कि कत्यूरी का आधिपत्य था, शासन था। तो उसी के राजा हैं राजा ब्रह्मदेव। अब क्या बन गए हैं राजा ब्रह्मदेव? ससुर बन गए हैं किसके? राजा सोमचंद, जो कहाँ के हैं? झूसी के। और ऑब्वियसली आपको पता ही है, भारत की संस्कृति है कि एक दहेज प्रथा जो है वो आज भी हमें दिखती है, और तब तो ज़्यादा दिखती है। तो डाउरी दी गई, दहेज दिया गया, और एक क्षेत्र दिया गया पूरा, एक जागीर दी गई छोटी-सी, जो जागीर है चंपावत। और उस समय जो चंपावत है, उसको राजबुंगा कहा जाता था। राजबुंगा। तो इस तरह के भी प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, कि पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा चंपावत को राजबुंगा कहा जाता है। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि किसी बुक में हमें मिलता है कि जो राजबुंगा है वो चंपावत जो जनपद है आज के समय पर, उसका एक छोटा-सा एरिया था, और कहीं पर ये लिखा गया है कि जो चंपावत है उसका पुराना नाम जो है वो राजबुंगा है। तो याद रखिएगा, और जो हमें ये याद रखना है कि चंपावत का पुराना नाम क्या है? राजबुंगा, जो दहेज में दिया गया किसको? राजा सोमचंद को, राइट? किसके द्वारा? राजा ब्रह्मदेव के द्वारा। ये बात आपने याद रखनी है। और साथ में जो राजा सोमचंद को दहेज में भाबर और तराई के भी कुछ हिस्से मिले, और भाबर और तराई मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। और यहाँ पर उस समय काफ़ी घना जंगल था, राइट? और आगे हम देखेंगे ब्रह्मदेव जो है वो एक काफ़ी पावरफुल किंग था, और उसका जो साम्राज्य था वो फुटहिल्स से लेकर जो आपका एक प्रसिद्ध उस समय का मार्केट था, आज भी इसी नाम से आपको दिखेगा। जब भी आप टनकपुर से टनकपुर से अगर आप नेपाल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पुल के पास एक बहुत बड़ा मार्ट दिखेगा, तो आज भी वो इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्मदेव मार्ट कहा जाता है उसे। तो ब्रह्मदेव यही हैं, राजा ब्रह्मदेव, जो ससुर है राजा सोमचंद के। तो यहाँ पर ये बताया जा रखा है, इनके साम्राज्य की का जो विस्तार है वो बता रखा है, एक्सपेंशन, राइट? फुटहिल से यहाँ तात्पर्य है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ का जो फुटहिल है, फुटहिल मतलब जहाँ पर ये वाला हिस्सा जहाँ ये खड़ा हुआ है, ठीक है? अम, तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है, जैसे हिल हिल स्टेशन यहाँ पर होते हैं, तो उत्तराखंड आप सभी जानते हैं ये हिमालय के फुटहिल पे है। तो इसलिए बता रखा है कि यहाँ से ये शुरू होता है, और कहीं न कहीं ये जो नेपाल वाला क्षेत्र है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये बात बताई गई है। ये बताया जा रहा है कि राजा ब्रह्मदेव के पास काफ़ी हिस्सा था, राइट? काफ़ी शक्तिशाली राजा ये था, राइट? अब देखिए यहाँ पर आपको मंदिर दिख रहा होगा, एक बालेश्वर टेम्पल। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि बालेश्वर टेम्पल किस भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये शिवा, यानी कि शिव को समर्पित है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये बनाया किसने है? और मैं ये कहूँगा कभी भी आप लोग जो उत्तराखंड घूमने आते हैं, तो याद रखिएगा ये बालेश्वर टेम्पल जो चंपावत जनपद पे पड़ता है, चंपावत जनपद पे पड़ता है, आपने ज़रूर जाना चाहिए। और ये बालेश्वर टेम्पल के लिए कहा जाता है कि ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास बना है, और ये बनाया गया है आपके गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा, ये कहा जाता है, ज्ञानचंद। यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर पूछा जाएगा कि ये टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है, किस वंश के द्वारा बनाया गया है, तो ये चंद वंशों के द्वारा बनाया गया है। और मोर स्पेसिफिकली यहाँ पर गरुड़ ज्ञानचंद के द्वारा हमें ये दिखता है। और गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया है, गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ दिल्ली सल्तनत की, तो हमें तुगलक वंश के बारे में पता होना चाहिए, और खासकर जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आए हैं। और आप सभी जानते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1351 से लेकर 1388 है। और ये भी याद रखना है, जो गरुड़ ज्ञानचंद हैं, गरुड़ ज्ञानचंद हैं, गरुड़ ज्ञानचंद हैं, ये इन्हीं के समकालीन है, राइट? तो यानी कि गरुड़ चंद का जो कार्यकाल माना जाता है, जो रीन एरा ऑफ रीन माना जाता है, वो माना जाता है 1365 से लेकर 1420, 1365 से लेकर 1420। और अगर आपसे मोर स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो आप इसे याद रख सकते हैं। और ये तो आपने याद रखना ही है कि गरुड़ ज्ञानचंद किसके समकालीन है? फिरोज शाह तुगलक के। और इसीलिए कहा जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, कि गरुड़ ज्ञानचंद ज़्यादा एक्टिव हैं 14th सेंचुरी में। तो 14th सेंचुरी में ही ये माना जाता है, ये गरुड़ ज्ञानचंद जी के द्वारा बनाया गया था बालेश्वर टेम्पल, जो किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और ये एक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी जो रॉक कार्विंग वाला जो एक कला होती है, उसके द्वारा ये बनाया गया है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।
एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर श्याम लाल जी हैं, वो क्या हमें डेटा देते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये स्कॉलर हैं, ये कहते हैं कि जो सोमचंद है, उसने कहीं न कहीं अपने आप को 1025 में कुमाऊँ वाला क्षेत्र, खासकर जो चंपावत है और चंपावत का पुराना नाम मैंने बताया था राजभुंगा है, वहाँ स्थापित किया है। कब? 1025। अब देखिए 1025 पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वर्ष। देखिए 1025 को आपने ये याद रखना है कि जो आपका महमूद गज़नी है, महमूद गज़नी, कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत में 17 बार आक्रमण किसने किया है, 17 बार लूट-पाट किसने करी है, तो महमूद गज़नी का ही नाम आता है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो महमूद गज़नी ने जब सोमनाथ पे पहली बार आक्रमण किया था, तो वो 1025 वर्ष ही था। इसी वर्ष इन्होंने आक्रमण किया था और सोमनाथ पे जब आक्रमण किया था, तो वहाँ पर सोमनाथ का जो शासक था, जिसका नाम भीमवन था, भीमवन, भीमवन, ये बात आपने याद रखनी है, भीम प्रथम। इसने कहीं न कहीं जब महमूद गज़नी अचानक आया, तो भीमवन जो है, वो भाग चुका था। फिर महमूद गज़नी 1 वर्ष बाद दोबारा आया, लूट के लिए। तब भीमवन जो था, फिर से वो महमूद गजनी को मिला और इस समय भीमवन जो है 1026 में कच्छ में शासन कर रहा था। कच्छ वाला जो क्षेत्र है गुजरात का, आप सभी जानते होंगे, वहाँ पर ये शासन कर रहा था। तो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाता है कि जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था सोमनाथ में, तो वो कौन-सा वर्ष है? तो 1025 वर्ष है और यहीं से इससे लिंक करना है आपने कि कुमाऊँ में कौन बैठा हुआ है? सोमचंद, ठीक है? जिसने चंद वंश की स्थापना करी है, ये बात आपने याद रखना है। इसको लिंक ज़रूर करना है। और ये भी याद रखना है कि जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया था 1025 में, जब कुमाऊँ में सोमचंद स्थापना कर रहा था चंद वंश की, उस समय महमूद गजनी को रोकने वाला कौन था? तो वो है भीमवन, भीमवन, ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बात आपने याद रखनी है, 1025 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी समय हम देखेंगे 1025 वाला जो समय है, यानी कि जो 11th सेंचुरी है, यहाँ पर हमें दिखता है कि कत्यूरी किंगडम जो है, वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। अब मैंने बताया था कि ये आपस में लड़ रहे थे, तो जिस कारण क्या है कि चंद वंश जो है, वो अपने आप को कुमाऊँ में एस्टैब्लिश करने में कहीं न कहीं सफल हो पाया और उस समय हम देखेंगे जो उस समय का जो कुमाऊँ का क्षेत्र था, ठीक है? वो कहीं न कहीं पुट्टीस में डिवाइडेड था। पुट्टीस मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आजकल प्रांत होते हैं, स्टेट्स होते हैं, जैसे एक पूरे भारत में मैं कहता हूँ कि 28 राज्य हैं, ठीक है? और 28 राज्य में अगर मैं एक 27वाँ राज्य उठाता हूँ, जो कि है आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अगर मैं देखूँ तो 13 जनपद हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आज के समय पे तो राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता है, पर उस समय राज्यों का आकार इतना बड़ा नहीं होता था, तो राज्य को भी डिवाइड किया जाता था छोटे-छोटे क्षेत्रों में, एरियाज़ में, तो इनको पुट्टीस कहा जाता था, ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि पुट्टीस का क्या मतलब है? व्हाट इज़ दिस पुट्टीस? ये किससे ताल्लुक रखता है? तो ये ताल्लुक रखता है आपके एक एक डिवीज़न से, एक राज्य के डिवीज़न से और ये ताल्लुक रखता है आपके जो आपके कत्यूरी वंश हैं, उनसे ताल्लुक रखता है। यहाँ पे डिवीज़न की बात है और ये याद रखेंगे जो ये जो डिवीज़न था जब मैंने बताया कि कत्यूरी बहुत बड़ा साम्राज्य बना चुके थे, तो ये आपस में ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में थे। छोटे-छोटे इनके सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, राइट? तो इस तरह से ये सेमी इंडिपेंडेंट रूलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है, जो कत्यूरी थे, ये एक एक वेसल थे, किसके वेसल थे ये? ये थे आपके जो आपके डूटी के जो शासक हैं। डूटी मतलब इनको अभी आप नेपाली समझ सकते हैं, नेपाल के जो ये लोग थे डूटी, डूटी के रूलर थे, उनके ये क्या थे? वेसल। वेसल कौन थे? वेसल थे आपके कत्यूरी के शासक। ये जो कत्यूरी के रूलर्स हैं, ये वेसल थे। अब वेसल मतलब क्या होता है कि वेसल मतलब होता है कि जैसे हम फ्यूडल सोसाइटी को अगर देखते हैं, एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फ्यूडल सोसाइटी यानी कि जिसे आप सामंतवाद कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है, एक लॉर्ड होता है, ठीक है? एक मेन राजा होता है और राजा के अंडर उसके मंत्री लोग होते हैं। अब मंत्री को उस समय राजा सैलरी तो देता नहीं था, मंत्री को ज़मीन दे देता था। तो मंत्री क्या करता था, मंत्री तो राजा की सेवा में है, ठीक है? तो मंत्री अपनी ज़मीन में किसी ज़मींदार को बैठा लेता था, ठीक है? जिसको नाइट कहा जाता था, नाइट, वेस्टर्न कल्चर में नाइट कहते थे और इंडिया में इसको ज़मींदार या जागीरदार, ठीक है?
हालाँकि इन दोनों में फ़र्क है, वो हम आगे देखेंगे। ज़मींदार है और नीचे ये लोग क्या करते थे, अपने हिस्से में जो एरिया है, जो खेत दिए गए हैं, उसमें खेती किया करते थे अपने मज़दूरों के द्वारा। खेती ज़मींदार करवाते थे मज़दूरों के द्वारा, किसान के द्वारा, गरीब किसान हैं, राइट? और जो भी उपज होती थी, वो अपना हिस्सा ज़मींदार ले लेता था, अपना हिस्सा लेकर बाकी हिस्सा वो अपने लॉट को, यानी कि ज़मींदार का लॉट कौन है? मंत्री है, और मंत्री क्या करेगा, जो हिस्सा मिलेगा वो अपने मालिक को दे देगा। तो इस तरह से सिस्टम था। और जो नाइट है, ये वेस्टर्न कल्चर में होता था। नाइट में क्या दिखता था कि नाइट में खेती तो कराते थे ये, और साथ में ये लोग आर्मी भी मेंटेन करते थे, ठीक है? वेस्टर्न कल्चर में ये प्रथा थी फ्यूडल में। और ये भी याद रखेंगे कि इंडिया और वेस्टर्न का जो फ्यूडल सिस्टम है, उसमें एक और आपको डिफरेंस दिखेगा, वो ये दिखेगा कि वेस्टर्न में जो फ्यूडल सिस्टम है, वेस्टर्न कल्चर में जो फ्यूडल सिस्टम है, वहाँ पर हमें सर्फडम और एक और शब्द है मैनर, वो दिखाई देता है, जो भारत में नहीं दिखता है। ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ सतीश चंद्र से, जो मिडिवल हिस्ट्री है। सर्फडम का मतलब होता है, सर्फ मतलब होता है गरीब किसान, पीजेंट। और मैनर मतलब होता है एक कैसल, किला, जहाँ पर कौन रहता था? लॉर्ड रहता था, ठीक है? तो ये है, ये सर्फ मतलब पीजेंट और मैनर मतलब कैसल, जो भारत में ऐसा हमें नहीं दिखता था, राइट? परंतु भारत में भी हमें जमींदार के रूप में एक नाइट दिखता था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो जैसे कि यहाँ पर हम मान लेंगे, जो लॉर्ड है वो डूटी का राजा है, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, डूटी का राजा है। और उसके नीचे हम मान लेते हैं कि मंत्रियों में या जमींदारों में एक ही मान लेते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे कत्यूरी शासकों को, ठीक है? तो ये अपने-अपने क्षेत्र में कत्यूरी अलग-अलग थे, पर इनके पास पूरी पावर नहीं थी, क्योंकि ये एक वेसल थे। लॉर्ड के नीचे जो व्यक्ति होता है, लॉर्ड के नीचे, जैसे यहाँ पर इस केस में लॉर्ड जो है, और जो उसका मंत्री है, तो मंत्री इसका वेसल है। वैसे ही मंत्री का वेसल कौन है? नाइट। वैसे ही नाइट का वेसल कौन है? ये जो खेती कर रहे हैं किसान, ठीक है? तो जो डोटी है वो मेन लॉर्ड है, और जो कत्यूरी है वो उसका वेसल है। तो इसीलिए इनके पास पूरी संप्रभुता नहीं होती थी। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी, मतलब पूरी पावर नहीं होती थी, आधी पावर होती थी, राइट? असल में पावर किसके पास थी? जो डोटी का राजा है, डोटी मतलब नेपाल, पश्चिम नेपाल का जो राजा है, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, ठीक है? हाँ, जो पुट्टीज़ डिवाइडेड थी, जो छोटे-छोटे किंगडम थे, पुट्टीज़ में डिवाइडेड थे, वो एक सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, ठीक है? और हम देखेंगे कहीं न कहीं जो ये जो विवाद था आपस में, क्योंकि आपस में विवाद होने लग गया था कत्यूरी लोगों का, कत्यूरी वंशजों का, तो वो 2 ग्रुप में ज़्यादातर वो डिवाइड हो गए थे, महर्स और फर्तियाल्स में। महर्स और फर्तियाल, और इनका कहीं न कहीं जो कुमाऊँ क्षेत्र है, उसमें दबदबा है। तो इसलिए आपको दिखेगा कि जो राजा सोमचंद है, वो दिमाग का काफ़ी समझदार व्यक्ति है। तो वो क्या करेगा कि कहीं न कहीं महर और फर्तियाल को अपने शासन में शामिल करके रखेगा, क्योंकि दबदबा असल में इन्हीं का है। तो अगर शासन करना है, तो इनके साथ मित्रता करनी पड़ेगी, राइट? तो आइए देखते हैं आगे क्या हमें दिखता है। जो महर है, उनका जो मुख्य विलेज है, जो मेन गाँव है, वो है कोट, और वहाँ पर एक किला भी है, जिसे हम कहते हैं कटोलगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ कटोलगढ़, ठीक है? ये किससे जुड़ा हुआ है? महर से। और वैसे ही अगर फर्तियाल की बात करूँ, फर्तियाल्स जो है, उनका जो मेन गाँव है, वो है दुंजन, और इसके करीब एक किला है, फोर्ट ऑफ सुई। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कटोलगढ़ का किला किससे संबंधित है, और जो सुई का जो किला है, वो किससे संबंधित है, ठीक है? और दुंजन गाँव किसका मुख्य गाँव है, और कोट जो गाँव है, वो किसका मुख्य गाँव है। और देखिए, सोमचंद जो है, वो एक सिगैसियस रूलर है, यानी कि चतुर शासक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगा, इसको पता है कि जो क्षेत्र है, अगर उसमें शासन करना है, तो अब यहाँ पर क्षेत्र कौन-सा है? कुमाऊँ क्षेत्र है, तो वहाँ पर अगर शासन करना है, तो हमें जो महर और फर्तियाल है, इनको अपने शासन प्रशासन वाली जो प्रणाली है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, जो सोमचंद हैं, ये महर को कहीं न कहीं चीफ विलेज, माफ़ करिएगा, चीफ सिविल एडवाइज़र बना देते हैं, अच्छे पद में रखते हैं, और फर्तियालों को भी कहीं न कहीं कमांडर इन चीफ का पोस्ट दे देते हैं, राइट? तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि सोमचंद दिमाग से काम करेंगे, राइट? और यहाँ पर ये कमांडर इन चीफ से मुझे एक बात याद आई, वो आपने ध्यान रखना है कि याद करिएगा, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी की जो शुरुआत है, एज़ पर लक्ष्मीकांत, हम उसमें कुछ एक्ट्स पढ़ते हैं। तो उसी में आपको एक एक्ट दिखेगा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, उसके 2 वर्षों के बाद हमें दिखता है एक एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 में आप देखेंगे, यहाँ पर जो शर्त है, वो कॉर्नवालिस रखता है कि मैं भारत में तभी जाऊँगा जब मेरी 2 शर्तें मानी जाएगी। तो शर्त कौन रखता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो आइए इसमें ज़रा चर्चा कर लेते हैं, ये क्या विषय है, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए 1786 में एक एक्ट पास होता है, ठीक है? जिसे हम एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं, जिसमें जो भी शर्तें हैं, इसमें 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्तें ये होती हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो बनाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से याद करिएगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ जो 4 मेंबर्स की जो काउंसिल बनाई गई थी, तो ये जो काउंसिल मिनिस्टर है, ये 4 सदस्यों की जो बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, उसको बाईपास कर सकता है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। तो पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो कमांडर इन चीफ होगा, कमांडर इन चीफ होगा, उसको भी बाईपास करेगा कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की काफ़ी अच्छी मित्रता थी किसके साथ? जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, जो थे पिट्स द यंगर। तो इसीलिए कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस की ये दोनों शर्तें मान ली जाती हैं। कॉर्नवालिस का जो पहला शासन है भारत में, वो 1786 से लेकर 1793 तक है, ठीक है? और फिर हमें दिखता है ये फिर आते हैं, ये फिर भारत में आते हैं, 1805 में भी आते हैं, ठीक है? कॉर्नवालिस, परंतु इनकी इस समय मृत्यु हो जाती है। तो ये कमांडर इन चीफ से आपने ये बात याद रखनी है, राइट? तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, ठीक है? और आगे देखेंगे सोमचंद जो हैं और लोगों को भी शामिल करते हैं अपने शासन में, जैसे कि कुछ कम्युनिटी है, समुदाय है, कार्की है, बोरा है, तरागी है और चौधरीज को भी अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं, क्योंकि इनका भी कुछ हद तक क्या था, एक दबदबा था समाज में। तो जो सोमचंद हैं उन्होंने काफ़ी चतुराई का काम किया है, जिनका दबदबा था उनको अपने शासन प्रशासन में शामिल किया, राइट? आगे देखते हैं, एच जी वॉल्टन साहब क्या कहते हैं, ठीक है? अब पहले तो ये देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये फ्यूडलिज्म, ये यूरोपियन क्या फ्यूडलिज्म है, भारत में तो जमींदार है। और मैंने ये भी बताया है कि यूरोप में आपको दिखता है सर्फडम और मैनर, राइट? अब आगे देखेंगे कि जो प्राचीन माफ कीजिएगा, जो गांव के मुखिया होते थे, गांव के मुखिया या तो उनको बुड़ास कहा जाता था, रॉ लगता है बुड़ास, बूढ़ा कहते हैं ना, बूढ़ा व्यक्ति। तो वहां पर जो उत्तराखंड की संस्कृति है, वहां पर बूढ़ा शब्द बोला जाता था, जो हेड है उसको। और सयाण, ठीक है? सयाण एक जो पहाड़ी लैंग्वेज है, उसमें जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको सयाण बोला जाता है। तो ये गांव के जो मुखिया लोग होते थे, गांव के जो वरिष्ठ लोग होते थे, उनको बुढ़ाज या सयाण कहा जाता था, जिनको कहीं ना कहीं कुछ शक्ति दे रहता था, ठीक है? सोमचंद के द्वारा कुछ शक्ति दी गई थी इनको कि वो कुछ अपने स्तर पे पुलिस के लिए पुलिस की भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो राजस्व से संबंधित कुछ कर्तव्य हैं उनको भी वो निभा सकते हैं, ठीक है? एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ पावर दे रखी थी बुढ़ास और सयाण को, जो गांव के मुखिया थे। बाकी देखेंगे जो इमीडिएट कोर्टियर्स थे, यानी कि सोमचंद के दरबार में जो डायरेक्ट सोमचंद के लिए काम करते थे, जैसे जोशी थे, बिस्ट थे, पांडेज थे, कनौजिया थे, ठीक है? तो इस तरह के आप लोग देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। बट हिज एंटायर टैक्ट ही हेल्ड एज अ फ्यूडिटरी ऑफ महाराजा ऑफ ड्यूटी। अब ऑलरेडी मैंने कहा था कि जो कत्यूरी हैं वो खुद ही एक फ्यूडिटरी है। किसके फ्यूडिटरी है? ड्यूटी के, महाराजा के। तो ऑब्वियसली जो जितना भी क्षेत्र है सोमचंद के पास अभी, वो कहीं न कहीं जो महाराजा ऑफ डोटी के अंदर ही आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं सोमचंद्र भी एक फ्यूडिटरी बना है महाराजा ऑफ डोटी का, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो यहीं से ये डेटा मैं एंड करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अच्छे-अच्छे, राइट? तो जय हिंद।